नमस्कार दोस्तों, आज का ही वह पवित्र दिन है जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस देश के पूंजीपतियों को एक बड़ा झटका दिया था। इस देश के तमाम राजे रजवाड़ों और तमाम सारे रियासतों को झटका दिया था जिनके हाथ में बैंकिंग व्यवस्था थी। उन साहूकारों को झटका दिया और उन्होंने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया था। उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके आपके बाप दादा और दूसरे लोगों को यह सुविधा दी थी कि वो अब साहूकारों के चुंगल में ना फंसे, वो अपना सब कुछ न बेच दें। साहूकार उनके घर से उनकी औरतें, उनकी जमीन, उनका और कुछ न ले जाए, बल्कि आपको पढ़ा लिखा कर अच्छे से बना सके और कर्ज लेने पे कोई किसी का मानवीय शोषण न कर सके। आपके बैंक बना दिए थे सार्वजनिकरण करके। और आज की सरकार क्या कर रही है? आज की सरकार बेचने पर आमादा है। उसने 12 सरकारी बैंक खत्म कर दिए हैं। 1 दर्जन सरकारी बैंक बेच दिए या खत्म कर दिए। इस तरह की स्थिति है। और उसके बाद में रोजगार पर झूठ बोलती है। रोजगार पर जो वास्तविक डाटा है उससे बिल्कुल झूठ बोला जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से भारत सरकार कर रही है। झूठ बोलने का धंधा हो रहा है और ये झूठ बोलने का धंधा आरबीआई कर रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। वो कहती है कि पिछले 2012 से लेकर 2019 तक जो रोजगार दिया गया, नौकरियां दी गई, वो दी गई 2.1 करोड़, यानी 2 करोड़ से अधिक नौकरियां दी गई। जबकि वास्तविकता यह है, जब अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ की रिपोर्ट आती है तो कहती है कि सिर्फ 2 लाख लोगों को नौकरियां दी। 2 लाख को। अब आप सोचिए कितना बड़ा झूठ है। वो कहते हैं 2.1 लाख और दोनों का सोर्स एक ही है, कहीं अलग से नहीं आया है। वो भी जो बता रहे हैं वो भी उसी सोर्स से बता रहे हैं और वो भी उसी सोर्स से बता रहे हैं। इसका मतलब है भारत सरकार कितना झूठ के आंकड़े तैयार करती है। इसके बाद में इसका सबसे ज्यादा जो शिकार हुई वो महिलाएं हुई। पीएलएफएस जिसने डेटा बनाया था, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी की आरबीआई कहती, नरेंद्र मोदी की आरबीआई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसका सब कुछ छीन लिया है, गुलाम बना के रखा है। तो नरेंद्र मोदी का आरबीआई जिस पीएलएफएस के डेटा के आधार पर यह कहता है कि हम इतना रोजगार दिया है, वही डेटा बता रहा है कि एक तो 2 लाख रोजगार दिया है, 2 करोड़ नहीं, और दूसरा यह भी बता रहा है कि महिलाओं की दशा बहुत बुरी हो गई। जो महिलाएं 37% थी जो अपने घर क्षेत्र में अवैतनिक कार्य करती थी, उनकी संख्या अब 43% हो गई। यानी वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं अवैतनिक में भी। यह दशा है। इसके अलावा 7 सालों में 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई। 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई। और इसके बाद यदि आप देखेंगे 2019 के बाद से लेकर 2023 तक 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। 2.5 करोड़। तो आप इससे समझिए कि 2.5 करोड़ वो नौकरियां रेगुलर की खत्म हुई। उसके अलावा जो अदर्स थी वो अलग है। इस पर मैंने इसका संज्ञान लेने के लिए काम, चंडीगढ़ नगर निगम का ही मैंने चेक किया कि उसमें एम्प्लॉइज का क्या होता था। एक समय में उसके सारे एम्प्लॉइज का मिला करके जो वेतन का बजट बनता था वो करीब 8 करोड़ का बनता था। अभी मैंने जब चेक किया
तो बताया गया कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं यानी पक्के कर्मचारी हैं उनका वेतन का जो बजट है वो 4 करोड़, और जो आउटसोर्स कंपनियों से, विभाग नहीं उन्हें संविदा पर ले रहा है, आउटसोर्स कंपनी के जरिए उन्हें संविदा पर रखे हुए हैं, उनका बजट 5 करोड़ है। और इसके बाद में एक कंपनी को आधा जो है शहर दिया हुआ है सफाई और दूसरे काम से, वो लायंस कंपनी कहलाती है, उस कंपनी का जो पूरा बजट है वो 7 करोड़ का है। यानी रोजगार नहीं दिया, कंपनियों को फायदा दिया। कहीं मैन पावर सप्लाई करने वाली, आउटसोर्स करने वाली कंपनी को, कहीं उसको। पहले होता था यदि कच्चे कर्मचारी लगते थे तो वो विभाग के थ्रू होते थे और एक समय के बाद वो पक्के हो जाते, लेकिन अब वो कोई चांस नहीं, क्योंकि आप आउटसोर्स हैं। फिर दूसरी चीज, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अभी सरकारी का जो पक्का कर्मचारी हो गड़बड़ करने से इसलिए डरता है क्योंकि तमाम जांच होगी, तमाम चीजों में फंसेगा, उसकी नौकरी जाएगी और बहुत कुछ जाएगा। लेकिन वो कहता है मैं 11 महीने के लिए हूं, जो गलत से गलत कराना है करा लो, मेरे को रेगुलर रखो या मुझे भी कमवाओ। तो यह धंधा चल रहा है और वो तभी कंटिन्यू होता रहता। तो इस तरह का खेल है। जब इस तरह का खेल चल रहा हो तो आप समझ लीजिए कि भविष्य को कहां ले जाया जा रहा है। जहां यह किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आपका रोजी रोजगार जाति और धर्म के नाम पर छीनने का काम हो रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा जो शुरू हो रही है, उस यात्रा के लिए जो मार्ग डिसाइड हुआ, तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा कि हमारे यहां करीब 250 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र कांवड़ का पड़ता है। तो उसने किया कि जितने उस रास्ते में ढाबे होंगे, फल वाले होंगे, खोमचे वाले होंगे, सब होंगे, वो सब अपने यहां बोर्ड लगाएंगे नाम के साथ में कि वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, कैसे हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो। और यदि किसी होटल रेस्टोरेंट में कोई मुस्लिम काम करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसे छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। अब चूंकि निजी काम करता है तो आज उसकी जगह दूसरा रख लिया गया, तो कल के दिन तो कोई वो नहीं। इस समय तो अधिक मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो मैन पावर कम कर दिया जा रहा है, तो वो इसी बहाने और लोगों को करेगा। तो इस तरह से करके उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया। इसका शिकार दलित भी हो रहे हैं, क्योंकि दलितों के हाथ का भी नहीं खाना। तो उस तरह से करके दलित शिकार हो रहे हैं और शिकार हो रहे हैं अल्पसंख्यक, उन पर यह हमला है। इस तरह से हुआ था। इसके बाद शामली जिले में भी यह आदेश जारी हो गया, फिर डीआईजी सहारनपुर बोले और सहारनपुर में भी लागू हो गया, और अब उत्तराखंड सरकार ने भी कर दिया, उत्तराखंड में भी लागू कर दिया। तो इस तरह से करके यह एक नफरत का माहौल बनाया गया दलितों और मुसलमानों के प्रति। जब यह एक माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें निकलवाया जा रहा है और बहुत कुछ किया जा रहा है कथित तौर पे पवित्रता के नाम, तब प्रियंका गांधी कहती है कि यह देश सबका है, इस देश का संविधान सभी को समान रूप से अधिकार देता है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी आधार पर कोई भेदभाव न करने का निर्देश देता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का आदेश कैसे जारी किया जा सकता है? वो इसको लेकर सवाल उठाती हैं और सरकार से कहती हैं कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी के सवाल उठाने का होता है, कांग्रेस पार्टी के सवाल उठाने का होता है, कि समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा देती है, अखिलेश यादव भी इसके लिए बोलते हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोगी आरएलडी ने भी बोल दिया है, क्योंकि उसकी राजनीति ही इसी क्षेत्र में है, मुजफ्फरनगर और इस इलाके में। और अब जेडीयू ने भी बोल दिया है, क्योंकि जेडीयू के नेता त्यागी भी इसी इलाके से आते हैं, उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें भी अब बोलना पड़ रहा है। उधर
अब एलजेपी को भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि इससे दलित प्रभावित हो रहे हैं और मुस्लिम भी हैं तो उनके वोटर हैं तो वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो अब चिराग पासवान भी बोल रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि यह भेदभाव हुआ। जब यह भेदभाव हो रहा होता है उसी समय गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस का एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में जो घायल होते हैं, मर जाते हैं, तमाम सारे लोग बिलख रहे होते हैं, तब वहां के जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खान पूरा 24 घंटे जागकर रात दिन एक करके घायलों को बचाने के लिए पूरी वो लगा देते हैं। तमाम मुस्लिम युवक आकर के अपना खून दान देते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर सहयोग देते हैं जान बचाने में। तमाम सारे लोग, चूंकि इलाज की सुविधा पूरी नहीं है, सरकार झूठे दावे करती रही कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, वह सुविधाएं नहीं, तो इसलिए तमाम सारे जो गंभीर थे उन्हें डॉक्टर खान ने लखनऊ इलाज के लिए भेजा, कुछ को पीजीआई, कुछ को मेडिकल कॉलेज यानी केजीएमयू, और इस तरह से करके किया। उन संस्थानों में आज भेजना पड़ रहा है जहां कांग्रेस ने बनवाया या अंग्रेजों के समय का बना है। और तो आप इससे समझिए कि इलाज नहीं दे पा रहे, लेकिन वो जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। उन्होंने अपना खून दे के, अपना सब कुछ दे करके जान बचाने का काम किया। दवाएं और दूसरी चीजें व्यवस्था की, घर परिवार का किसी के पता नहीं था, सारी व्यवस्थाएं की। यह होता है जज्बा। तो जब आप बीमार पड़ते हैं, मर रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो रहा होता है, तो कोई यह नहीं देखता है कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, मदद की जाती है। यहां नफरत फैला के राजनीति की जाती है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है। वह काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश बेरोजगारी के संकट से गुजर रहा है, महंगाई की बुरी स्थिति है, और जब बेरोजगारी इतनी चरम पे आ चुकी हो, इतने भयावह हालात हो गए हो, तब यह स्थिति शर्मानी चाहिए कि भगवान शिव कौन है। भगवान शिव सबके देवता है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके देवता है। और यदि उनके लिए कांवड़ में आप जल ले जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उनका अपमान कर रहे हैं यदि इस तरीके से काम किया जाता है। तो यह बताता है शिव तो मोहब्बत के देवता है। जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलिए, नफरत का बाजार सजा है, मोहब्बत की दुकान खोलिए, उसकी फ्रेंचाइजी लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से इसकी जरूरत है। यदि यह होगा तो देश, समाज, प्रदेश सब कोई आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। और जब ये नफरत के खेल में फंसेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कौन समझे। गिरिराज सिंह जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तब मुसलमानों को इस देश से भगा देना चाहिए। इस पर वो लेख लिखते हैं पांचजन में, जो आरएसएस की पत्रिका है। अब आप इससे समझिए, इन्हें यही नहीं पता है कि भारत का कोई बंटवारा हुआ ही नहीं था। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत ने इसे उस स्थिति में छोड़ा था जिस स्थिति में उसने संभाला था। रियासतों में देश बटा हुआ था और जो रियासत जिसके साथ जाना चाहे, तो भारत जो था वो भारत ही रहा। जो रियासतें पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर बन रहा था उसके साथ गई, वो बटी, ना कि भारत बटा। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि यह तथ्यात्मक गलती है। 1947 में देश जब आजाद होने के बाद देश जैसा था, सबको साथ लेके चलने वाला, वैसा ही रहा। और वही पंडित नेहरू ने जो संविधान बनवाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, वो वही संविधान है जो सबको लेके चलने वाला है। और आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। इससे इस बात का भी सबूत मिलता है कि सच में भारतीय जनता पार्टी यदि
इतने बहुमत से आ जाती, 400 सीटें ले आती, तो वो संविधान बदल देती, यह तय है। क्योंकि जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं वो इसका संकेत, यह आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि देश बड़े गंभीर संकटों से गुजर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। ऐसी स्थिति में जरूरत यह है, यह समझने की है कि वास्तविक समस्या क्या है। इसको लेकर के बड़ा बेहतरीन ढंग से कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत बताती हैं। इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ, 40% वेल्थ पर आधिपत्य है। और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं, जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा? कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है, बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ, और ये कल्चर एक है, और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया, वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है, और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। यह 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था। और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है, वो जीएसटी का 64%, जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है, 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 बिलियन, करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर है। कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, लोगों को बेरोजगारी में ढकेल दिया गया है। ये सारी बातें समझने की हैं। यदि हम समझ जाएं और मोहब्बत की दुकान खोलें, राहुल गांधी का दिया संदेश माने, तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो बर्बादी तो तय है। नरेंद्र मोदी ने बर्बादी की इबारत लिख दी है। दंगे फसाद और नफरत फैलाना ही उनका धर्म है, बीजेपी का धर्म है। तो यही काम योगी कर रहे हैं, यही मोदी कर रहे हैं, और यही उनके दूसरे साथी जो भी हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जय